जयसमंद की सैर के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर। और आज हमारे साथ हैं शिक्षाविद और समाज सेवी कमलेश कुमार जी। कमलेश जी, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी बातें की थी। आप जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ आपने नवाचार किए, उस बारे में हमने बात की थी। इसी कड़ी में एक नवाचार आपने और किया था, राजकीय विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन आपने किया और वो अभी तक चलता आ रहा है। इस बारे में जरा बताएं। अक्सर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होती थी वो सुनते थे कि पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में ही होती थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले लगभग 5-7 साल से राजस्थान के शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हमारे जवान संस्था प्रधान जो आए हैं, नए हेडमास्टर, फिर वो प्रिंसिपल बने, नए व्याख्याता जो 5000 स्कूल कर्मोन्नत हुई उसकी वजह से, तो हमें करीबन ये मान लो कि 4-5 हजार लोग ऐसे युवा संस्था प्रधान मिले कि हम प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला अच्छी तरह से कर पा रहे हैं जी। और इसी दौरान जब हम काम करते हैं तो निदेशालय स्तर से भी हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ नवाचार मिलते हैं। तो पहली बार निदेशालय स्तर से ऐसे आदेश मिले कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन वर्ग स्तर पर किया जाए, साल में कम से कम 4 बार, और वो बड़ी मीटिंग हो जिसमें सभी गार्जियंस को बुलाए। मेरा बड़ा स्कूल था जिसमें करीबन 800 का नामांकन हमने कर लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग ये कहते थे कि सरकारी स्कूल में पेरेंट्स आते नहीं हैं बुलाने से। हमारी उपस्थिति हर मीटिंग में लगभग 500-550 रहने लगती। अब हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं महेंद्र कुमार जी चौधरी, हमारे कोटा के डीओ रणवीर जी, उन्होंने वहां जाकर के देखा तो वो विश्वास दिया। और उसमें भी आप देखोगे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आती थी। और एक बहुत बड़ी न्यूज तो हमारी छपी थी, 85 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर, अच्छा, मतलब अपनी पोती की पढ़ाई का हाल जानने स्कूल पहुंच गए। हमारे डीडी साहब ने उनको पूछा कि माँ जी कैसे आई हो, कि स्कूल से निमंत्रण मिला था कि आपकी पोती कैसी पढ़ाई कर रही है, इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है, तो मैं खुद आई। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि गार्जियन चाहे अनपढ़ हो, स्कूल उसको अगर सादर आमंत्रित करता है और ये बता के करता है कि आपके बेटे के भविष्य पर चर्चा करने के लिए, उसकी पढ़ाई पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आते हैं। और हमारी हर पीटीएम बहुत शानदार जाती थी। उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सब मिलकर कक्षा कक्षों की सजावट करते थे शानदार, और उसमें सब उनका वेलकम होता था, टीचर्स वो जाते थे। और हर क्लास में फिर टीचर्स को बैठा करके गार्जियंस को कहते थे कि आप स्वयं उनके सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाओ, आप क्लास टीचर्स के पास जाओ। तो एक मेला सा लगता था उस दिन, जिस पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी, बाहर काउंटर लगते थे अटेंडेंस करवाने के लिए, और फिर अलग अलग ग्रुप्स में बैठा देते थे। जैसे इंग्लिश टीचर को बैठा दिया, आप उससे बात कीजिए, मैथ्स के टीचर्स को बात कीजिए, अपने बच्चे को लेके बात कीजिए। कई बार हम निराश हो जाते हैं सरकारी विद्यालय कि नहीं ये तो संसाधन होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो ही कर पाते हैं। हम ये कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने ये कर दिया। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छे चलते हैं उनसे हम सीख क्यों नहीं सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छे। उनकी बुराई करके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और उससे कंपटीशन अगर हम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, और वो हमें एक तरह से मोटिवेट करें, या ये करें कि चिढ़ाते हैं कि भाई आप हमारे से योग्य अध्यापक आपके पास होते हैं तो आप इस मुकाम तक रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते हो। तो वो अगर हम उसको चैलेंज करें और उस चैलेंज को स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता। और शायद इस चैलेंज को आपने स्वीकार भी किया और आपके विद्यालयों का 100% रिजल्ट भी रहा। मैं उस स्कूल में गया, मैं आपको बता रहा हूँ 300 से कम नामांकन, विश्वास नहीं हुआ। राजस्थान का तो टॉप स्कूल हुआ करता था, 2 पारी में चला करता था जी। कुछ नहीं, इसमें सब ठीक होगा। रिजल्ट देखा 40% का रिजल्ट स्कूल का। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं अब भी एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ। हमारी टीम जटिया एक हमारा ब्रांड नेम हो गया स्टाफ का, टीम जटिया राजस्थान प्रसिद्ध है। उस स्टाफ को मैंने इस तरह से तैयार किया कि मैं करके दिखा दूंगा, केवल आप मेरे प्लान पे मेरा सहयोग करें। हमारा नामांकन 300 से 550, 550 से 700, आज 800 के पार कर गया उसको। और नामांकन भी चलो हमने कैसे भी करके बढ़ा लिया, लेकिन रिजल्ट की गुणवत्ता 40% रिजल्ट, वो रिजल्ट आज 10वीं का 12वीं की तीनों फैकल्टी का हमारा 100% रिजल्ट है। क्या बात है। एक भी बच्चा 75% से ऊपर नहीं। कुछ फर्स्ट डिवीजन थी, 150 के करीब फर्स्ट डिवीजन से बोर्ड परीक्षा में बच्चे पास में हैं, जिनमें 52 से ऊपर 75 से अबव है। राजस्थान के बहुत कम राजकीय स्कूलों में ऐसा है कि हमने राजस्थान सरकार की एक योजना है, लैपटॉप मिलता है, और वो राजस्थान लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट से मिलता है।
उस स्कूल के 25 बच्चों ने लैपटॉप जीता। क्या बात है, क्या बात। वो कहते हैं ना प्रज्ञा की मेहनत करो तो रंग जरूर निकलेगा। तो बहुत मेहनत आप करते हैं और जाहिर सी बात है कमलेश जी, आपका जो काम है वो आसान नहीं होता। किस तरीके से आप वर्क प्रेशर हैंडल करते हैं, वर्कलोड को आप हैंडल करते हैं? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी काम आपके पास है जी, आप घर में हैं तब तक घर की बात सोचिए, घर में अपने परिवार की बात सोचिए, और घर में जो भी है बच्चों के साथ बैठे तो बच्चे की तरह बन के रहिए। पिताजी के पास बैठे हैं तो पिताजी को अपने बचपन की तरफ ले जाओ या पिताजी के बुढ़ापे की तरफ की बात करो। लेकिन जब स्कूल में जाते हो तो घर की बातों को वहीं छोड़ के आपको जाना पड़ेगा और आपको कहीं रहने के लिए। हमारे स्कूल में बालिकाओं ने एडमिशन सरकारी स्कूल में लेना लगभग बंद सा कर दिया था। हमने मोटिवेट किया, उन बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना जो इनामी योजना है, बेटी को स्कूटी मिलती है और 1 लाख रुपए नगद। क्या बात। पद्माक्षी पुरस्कार जिस, और उसमें सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल शामिल होते हैं जी। तो हम ये मानते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल की बस की बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जी। हमारे स्कूल को, जटिया स्कूल की एक बच्ची को जिले में पद्माक्षी पुरस्कार की स्कूटी और 1 लाख रुपए, जिले में केवल 8 लड़कियों को मिलता है और उसमें से एक लड़की हमारी गवर्नमेंट स्कूल की। क्या बात। एसटी जो आदिवासी या मीणा समाज के लोग हैं उनकी बच्चियां तो बहुत कम पढ़ती हैं जी, तो उनके लिए एक अलग योजना है हमारा कि जिसमें भी एसटी की बालिका को अगर अच्छी मेरिट है तो उसको स्कूटी मिलती है, जिले लेवल पे मेरिट बनती है। हमने वो स्कूटी भी इस साल जीत जी। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के साथ साथ आपका शरीर, एक गहरा शरीर है, इसको फिट रखने के लिए कुछ वॉक करना होता है या कुछ योगा करना होता है। और अगर हम कहते हैं कि योगा करो वो मेंटल भी हमको स्ट्रेस से मुक्त रखता है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मैं हमेशा से रात को कितना भी लेट सोऊं, ये तो मेरा तय है कि मैं 5 बजे उठ जाता हूँ जी। 5 बजे उठ करके मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं मेरे स्कूल पहुंच जाता था जी, सर्दियों में भी 6 बजे जी। वहाँ जाकर के मैंने कुछ बच्चों को बुलाना शुरू किया, योग शुरू किया। हमारे एक अच्छे योग शिक्षक हैं यशवंत जी, उनको मैंने बुलाया तो हमें देख के गांव के लोग भी आने लगे। गांव के लोगों को अचंभा हुआ कि यार प्रिंसिपल और टीचर से 6 बजे स्कूल आ जाते हैं। वहाँ एक क्लब सा बन गया हमारा योग का। अरे वाह। और वहाँ पर गांव के लोग आते हैं, हारमोनियम ढोलक के साथ, संगीत के साथ पूरी टीम रहती है। लोगों ने वहाँ योग करने के लिए गद्दे भेंट किए और 2 घंटे आज भी वहाँ योग क्लास चलती है। योग क्लास के बाद हम बच्चों के साथ दौड़ते हैं और 3 बैडमिंटन कोर्ट चलती है। लोग चलने के लिए खेल, सुबह सुबह खेलोगे और मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे आप सोना खाना काम कर रहे हो, केवल 2 घंटे अपने शरीर के, चाहे 1 घंटे आप निकाल लो, ये कर लो कि मेरे कितना भी जरूरी काम है चाहे मैं केवल वॉकिंग ही करूंगा, लेकिन उस 1 घंटे मॉर्निंग में मेरे शरीर के लिए रखूंगा। बिल्कुल। उसके अलावा कहीं ना कहीं कमलेश जी कहीं ना कहीं शरीर को वक्त देना भी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आपको गुनगुनाने का भी शौक है, तो क्यों ना प्रज्ञा आज कमलेश जी आए तो इनसे कुछ गवा लिया जाए। बिल्कुल। वैसे मेरा गला तो कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सुनने का बहुत शौक है और पुराने गाने जब भी मेरे बड़े भाई साहब थे वो मेरे से बड़ा स्नेह रखते थे, वो आवाज भगवान को प्यारे हो गए। उस जमाने में मुझे वो रेडियो टेप उपलब्ध करवा देते थे सुनने के लिए। अरे वाह। तो मैं जब पढ़ता था तब भी गाने चला देते था और पता नहीं वो गाने चलते रहते थे, मैं पढ़ लेता था। ये बड़ा शौक था पुराने गाने सुनने का। तो आज कौन सा गाना सुनाने वाले हैं हमारे दर्शक? कुछ पुराने गाने जैसे एक कई बार गुनगुनाता रहता हूँ जी। एक है कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अक्सर आप काम में बिजी रहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छा आप गुनगुना भी लेते हैं। किस तरीके से कमलेश जी आप अपने परिवार को समय देते हैं, क्योंकि आपका काम जो है कहीं ना कहीं आसान नहीं है, बहुत हेक्टिक होता है, किस तरीके से अपने परिवार को समय देते हैं? सर मैंने कहा कि मेरा जो पालन पोषण है चाहे जन्म से लेकर चाहे दादाजी के संस्कार हैं, हमेशा संयुक्त परिवार में ही विश्वास है। मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी की उम्र 52 साल हो गई, पिताजी की 87 साल हो गई, आज भी वो साथ रहते हैं। अरे वाह। अब वो साथ रहते हैं तो हम 4 भाई हैं, हमारे भी वही रूटीन है कि हम साथ रहते हैं। साथ रहने का मतलब नहीं है कि अब एक ही घर में रहते हैं, हमारा पुश्तैनी मकान है जो गांव में जी, कोई भी फंक्शन होता है हम सारे साथ इकट्ठे रहते हैं, एक चूल्हे पे खाना खाते हैं।
अब भी घर में किसी की भी कोई काम हो तो सारे एक साथ रहते हैं। सामाजिक हमारे जो भी फंक्शन होते हैं सब मिलके करते हैं जी। और अब मैं और मेरी पत्नी दोनों सर्विस करते हैं जी, लेकिन माँ और पिताजी की इच्छा रहती है कि हम आपके साथ रहें जी जी दोनों, तो हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं सुबह शाम। बड़ा अच्छा लगता है कि जब अब आप कह रहे हो तनाव, कोई तनाव नहीं है, स्कूल से आते ही 20 मिनट जाके माँ के पास बैठ जाओ जी जी जी। वो इतना वो प्यार देते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि रात को किसी काम से अगर 11 बजे लेट हो गई तो माँ इंतजार करती रहती है, कहीं पता नहीं चलने देती कि मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उसको नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मेरे आने का पता नहीं चल जाए कि वो आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि माता पिता की सेवा करना, और अगर आप सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट उनके साथ बैठ जाओगे तो कुछ न कुछ सीख के उठोगे, और कभी उनकी नीयत कभी आपसे कुछ लेने की नीयत बिल्कुल, उनको मामूली बस थोड़ा सा स्नेह आपकी तरफ से चाहिए, इसके अलावा वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। और मुझे लगता है कमलेश जी, ऐसी ही सोच अगर कुछ एक लोगों की भी हो जाए तो हमारा समाज और भी मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगा। कमलेश जी, ऐसा बोलते हैं कि जो पुरस्कार होते हैं वो प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। आपने भी अपने जीवन काल में विद्यार्थियों को बहुत पुरस्कार दिए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन अगर आपके शैक्षिक जीवन की हम बात करें, आपके पुरस्कारों की हम बात करें, तो जरा इस बारे में बताएं। मैंने जब अगर स्कूल ज्वाइन किया तब से ही, जब सेकंड ग्रेड टीचर था तब से मैं हमेशा रहता कि मैं स्कूल में जितना अच्छा करूं कि मेरे जो संस्था प्रधान हैं या साथी लोग हैं वो भी उससे मोटिवेट हो और हम मिलके काम करें जी। तो इसी तरीके से जब मैं संस्था प्रधान बना, उसके बाद एक लीडरशिप का मौका मिला और कुछ करके दिखाने का आया, तो मुझे जो पहला स्कूल मिला संस्था प्रधान के रूप में, हमारा एक मोजास का सेकेंडरी स्कूल था, जिले का सबसे कमजोर स्कूल, नामांकन 100 से कम, रिजल्ट 17%। उस स्कूल को मैंने 7 साल में इस लेवल पे पहुंचाया कि लगातार 5 साल तक, तो लास्ट के 5 साल में हमारा 100% रिजल्ट रहा। नामांकन था वो 250 से ऊपर हो गया। और इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए काम, इलेक्शंस की ट्रेनिंग वगैरह मैं करवाता था। तो पहली बार 26 जनवरी 2012 को मुझे जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा जिले का श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक का पुरस्कार। आज भी वो मुझे पल याद है कि आपके जिले में करीबन 400 स्कूल हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जिला प्रशासन आपको एक बेस्ट लीडर के रूप में पुरस्कृत करेगी। उसके बाद तो ऐसा मोटिवेशन मिला कि दौर चलता रहा। मैं स्वच्छता में, पर्यावरण में, तंबाकू निषेध अभियानों में, जहाँ भी मेरे विभाग के जो भी निर्देश आए उन सब की तो पालना करनी थी। इसके अलावा भी सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा। तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे जिला प्रशासन की तरफ से पर्यावरण मित्र पुरस्कार मिला। जहाँ जहाँ जिस स्कूल में गया, मैं जिन स्कूलों में रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं बची, हमने इतने पेड़ लगा दिए वहाँ पे। तो जिला पर्यावरण मित्र पुरस्कार मिला। चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से एक अभियान चला गया था तंबाकू निषेध। तो उसमें अपने स्कूल में ही नहीं, स्कूल के अलावा जहाँ मैं कार्यरत था उस गाँव में हमने घर घर जाकर के तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार प्रसार किया, उन लोगों को समझाया। तो मुझे उस अभियान में भी श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार मिला। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में, बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, उनके अन्य जो सहयोग था उसके लिए करने में, ये अभियान चलाने में, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में करने, तो मुझे बालिका शिक्षा में योगदान के लिए बहुत से अवार्ड आपको मिले हैं, लेकिन हमारे पास थोड़े से समय की कमी है। जाते जाते हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से? क्योंकि अब परीक्षाओं का माहौल है, तो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को एक तो निराश होने की जरूरत, आत्मविश्वास सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और हमेशा ये देखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस मंजिल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, मैं उसको पाके रहूंगा। इतना विश्वास खुद में पैदा करो। और कभी कमियों का रोना या दूसरे को सफल देख करके ये करना कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, वो बड़े घर का है, उसको सुविधाएं मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आप देख लीजिए, जो हमारे कम से कम ग्रामीण परिवेश में तो जो अच्छे पदों पे गए हैं, जो बड़े बड़े पदों पे गए हैं, वो लोग हमेशा ऐसे घरों से हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा मेरे परिवार से मेरे दादाजी लगते हैं, आजकल अमेरिका में जी। इन्होंने राजस्थान में करीबन 10 करोड़ रुपए बालिका शिक्षा के लिए डोनेशन किया। वो हमारे गाँव से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर पिलानी पढ़ने जाते थे, पैदल चले जाते थे कई बार। तो आपको उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना होगा
केवल कमियों का रहना, माता पिता को ये कह देना कि मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और एक ही एक कोई आदमी आपकी कोई बुराई करता है, आलोचना करता है, उससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि वो जो आपको आपका आलोचक है वो आपको एक मौका दे रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो उसका आत्मविश्लेषण कर लीजिए कि क्या मैं सही हूँ। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ तो उसकी परवाह मत कीजिए। कमलेश जी, बहुत सही बात कही है आपने। और अब समय की थोड़ी कमी है, समय पहरेदार की तरह खड़ा हुआ है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें, उसमें और लगन से करें, ताकि और बच्चों का जीवन और उज्जवल हो सके। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे क्योंकि समय नहीं है, लेकिन अगले किसी अंक में फिर कहीं मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और अंकित को। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों को आशीर्वाद दीजिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।